मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में, जहां हम इतिहास विषय से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करते हैं, इतिहास विषय के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने जैन दर्शन के बारे में, भारतीय धार्मिक क्रांति के बारे में, अकबर की राजपूत नीति के बारे में देखा। उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस नए अध्याय में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप जो है वो राजपूत नीति के तहत, अकबर की जो राजपूत नीति थी उसके तहत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले एक प्रतापी शासक रहे। मेवाड़ के प्रतापी शासक रहे। राजस्थान में मेवाड़ के अलावा और कोई भी प्रांत और कोई भी सूबा ऐसा नहीं था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार ना की हो। लेकिन महाराणा प्रताप, ऐसा भी नहीं है कि महाराणा प्रताप की को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने प्रयास ना किए हों। अकबर ने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो एक स्वाभिमानी शासक माने जा सकते हैं। यानी हम उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक स्वाभिमानी शासक थे, जिसकी वजह से उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इनका जो शासनकाल माना जाता है, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल माना जाता है वो है 28 फरवरी 1572 से लेकर के 19 जनवरी 1597 तक। यानी इस दौरान प्रताप जो है उन्होंने अपना शासन चलाया, उन्होंने मेवाड़ पर अपना आधिपत्य रखा। अब आगे अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें, अगर इनके पारिवारिक जीवन परिचय की बात करें, तो इसमें इनका जन्म है 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। और इनके पिता जो हैं वो कौन थे? महाराणा उदय सिंह। इनकी माता का नाम जयवंताबाई। पत्नी महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी उनका नाम है अजबदे पंवार। और इनके भाई का नाम है जगमाल। तो जगमाल जो हैं वो महाराणा प्रताप के भाई हैं, और इन दोनों के पिता यानी महाराणा प्रताप और जगमाल के जो पिताजी हैं उनका नाम है महाराणा उदय सिंह। ये मेवाड़ का इतिहास है कि वहाँ पर गुहिल वंश का शासन सर्वाधिक रहा है। यानी गुहिल वंश जो था, जिसको हम कुश राम के जो वंशज हैं उनका वंशज मान सकते हैं, यानी उनके वंशजों में ही गुहिल वंश गिना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप जो हैं उनको भीलों द्वारा बचपन में क्या कहा जाता था? कीका। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? छोटा बच्चा। यानी छोटे बच्चे को भील जनजाति द्वारा कीका कह करके बुलाया जाता है, और इसी नाम से संबोधित किया जाता था महाराणा प्रताप को भी। उदय सिंह की छोटी रानी जो है उनका नाम था भटियानी। तो भटियानी रानी के कहने पर उदय सिंह ने क्या किया? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी उदय सिंह के 2 पुत्र थे, एक महाराणा प्रताप और दूसरे जगमाल। जगमाल जो हैं वो महाराणा प्रताप से छोटे पुत्र थे, तो नियम के तहत बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी न बना करके, महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित न करके उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। किसके कहने पर? छोटी रानी भटियानी के कहने पर। तत्पश्चात यानी जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात महाराणा प्रताप जो हैं उनका राज्याभिषेक हो गया। कहाँ? गोगुंदा की पहाड़ियों में। किया किसने? उनके जो सरदार थे, उनके जो समर्थक थे, महाराणा प्रताप के जो समर्थक थे, उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी न मानते हुए, या जगमाल को अपना शासक न मानते हुए, अपना राजा न मानते हुए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया। लेकिन कहाँ? गोगुंदा की पहाड़ियों में। और जगमाल जो है इस बात से रूठ करके, इस बात से नाराज़ होकर के जगमाल जो है वो कहाँ चला गया? अकबर के पास चला गया। और अकबर ने उसे क्या दे दिया? जहाजपुर का शासन उसे दे दिया। यानी जहाजपुर में शासन करेंगे कौन? जगमाल। और अधीन किसके रहेंगे? अकबर के। आगे अकबर ने क्या किया कि जो जगमाल हैं उनको जहाजपुर का शासन दे दिया, और उसके पश्चात जो महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप को अधीनता ग्रहण करवाने के लिए उन्होंने अपने 4 प्रतिनिधि भेजे। अकबर जो है, अकबर ने अपने 4 प्रतिनिधि महाराणा प्रताप के पास क्रमवार भेजे, ताकि उनको कूटनीति के तहत अपने अधीन किया जा सके।
महाराणा प्रताप को अपने अधीन किया जा सके, क्योंकि अकबर यही चाहता था कि संपूर्ण राजपूताना उसके अधीन रहे। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि अकबर जो है वो महत्वाकांक्षी था। अकबर जो है वो पूरे भारत पर एक छत्र राज्य करना चाहता था, वो संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे प्रयास किए। लेकिन राजपूताना में अकबर को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, यानी बाकी जो शासक जितने भी थे उन सभी से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर को काफ़ी प्रयास नहीं करने पड़े या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने उसको काफ़ी प्रयास करने पड़े और वो भी असफल प्रयास करने पड़े। और उन असफल प्रयासों में सबसे पहले जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया वो किसके अध्यक्षता में, किसके अधीन भेजा गया? जलाल खान के अधीन 1572 में भेजा गया। उसके बाद जो दूसरा प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, यानी जलाल खान जब असफल होकर के लौटे तो दूसरा प्रतिनिधि मंडल मानसिंह के समर्थन में भेजा गया, मानसिंह के अधीन भेजा गया। इसके पश्चात भगवान दास को और अंततः टोडरमल को भी वहाँ पर भेजा गया, यानी महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा गया। लेकिन चारों ही असफल रहे। किसी भी तरह की अधीनता स्वीकार करने से, अकबर की अधीनता या अकबर के अधीन रह करके शासन चलाने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। और इसका परिणाम आगे जाकर क्या हुआ? सीधी सी बात है कि युद्ध ही हुआ होगा, क्योंकि जब दो शासकों के मध्य वैचारिक टकराव होते हैं तो उसका परिणाम युद्ध ही होता है। और उसी परिणाम के तहत महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भी युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहला युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसमें देखो ये दो तरह की तारीखें हमको देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रमाणित तारीख है कई कुछ जगहों पर हमें 21 जून देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रमाणित तारीख है वो कौन सी है? 18 जून 1576। तो 18 जून 1576 को गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों में घाटियों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। इसको यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसको राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। किसने? कर्नल टोड ने। राजस्थान की थर्मोपल्ली इसलिए कहा गया क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चला। गोगुंदा का युद्ध जो है वो बदायूनी के साथ हुआ। गोगुंदा का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध अलग है और गोगुंदा का युद्ध अलग है। तो गोगुंदा का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप का किसके साथ हुआ? बदायूनी के साथ। और खमनौर का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अबुल फजल के मध्य हुआ, यानी इन दोनों के बीच ये युद्ध हुए। तो कुल मिलाकर के महाराणा प्रताप के हाथ बहलोल खान के मरने से मुगल सेना कमज़ोर पड़ गई। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था उसमें हुआ क्या? महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को मार दिया, बहलोल खान को मार गिराया, जिससे अकबर की जो सेना थी उसमें हड़कंप मच गया। क्योंकि जब सेनापति नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि सेना कमज़ोर पड़ जाती है, उसका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। तो प्रताप के हाथों जब बहलोल खान की मृत्यु हो गई तो अकबर की सेना कमज़ोर पड़ गई, लेकिन उस जगह पर परिस्थिति को वापस संभाल लिया गया और अकबर की सेना वापस युद्ध के मैदान में आकर खड़ी हो गई। इसी युद्ध में यानी हल्दी घाटी के युद्ध में ही ग्वालियर के जो राम सिंह हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। झाला बीदा ने क्या किया? प्रताप का मुकुट धारण किया। किस वजह से? महाराणा प्रताप के घायल होने पर। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसमें महाराणा प्रताप घायल हो गए। तो घायलावस्था में महाराणा प्रताप की सेना कमज़ोर ना पड़े, उनका मनोबल कमज़ोर ना पड़े, इसलिए महाराणा प्रताप की सेना का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया, ताकि सेना में ये संदेश जाता रहे कि अभी तक हमारा शासक युद्ध कर रहा है, हमारा सेनापति युद्ध कर रहा है। और प्रताप का जो घोड़ा है वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसकी समाधि कहाँ बनाई गई? बलीचा गांव में। यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध में जो प्रताप के सैनिक घायल हुए, जो प्रताप के सैनिक कमज़ोर पड़े, जो शारीरिक रूप से चोटिल हुए, उन लोगों का, उन सैनिकों का उपचार कहाँ किया गया? कोल्यारी गांव में प्रताप की सेना का उपचार किया गया। और मुग़लों ने मेवाड़ में 4 चौकियाँ स्थापित की। मुग़लों ने मेवाड़ में 4 चौकियाँ स्थापित की। 4 चौकियाँ किस लिए? नियंत्रण रखने के लिए, कि महाराणा प्रताप की जो सेना है उस पर नियंत्रण किस तरह से रखा जाए, उन पर नज़र किस तरह से रखी जाए। इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है कि संपूर्ण जो राजपूताना है वहाँ पर या उसके जो शासक है वो सभी लगभग अकबर के अधीन थे, केवल महाराणा प्रताप को छोड़ करके। तो महाराणा प्रताप पर नज़र रखने के लिए अकबर ने मुग़लों के द्वारा
मुग़ल शासक जो अकबर हैं उसके द्वारा 4 चौकियाँ स्थापित करवाई गई। पहली देवल में, दूसरी देबारी में, तीसरी देसूरी में और चौथी दिवेर में। तो देवल, देबारी, देसूरी और दिवेर ये 4 चौकियाँ स्थापित करवाई गई महाराणा प्रताप पर नज़र रखने के लिए। उसके बाद जो अगला युद्ध हुआ वो है कुंभलगढ़ का युद्ध। अभी हमने जो ऊपर देखा था वो था हल्दी घाटी का युद्ध, और जो अभी हम देख रहे हैं वो है कुंभलगढ़ का युद्ध। शाहबाज खान के द्वारा, अकबर का जो सेनापति है शाहबाज खान, उसके द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। और शेरपुर के युद्ध में प्रताप के पुत्र, शेरपुर का जो युद्ध है उस शेरपुर के युद्ध में प्रताप के पुत्र कौन? अमर सिंह। तो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना को पराजित किया। अब्दुल रहीम खान खाना कौन? अकबर का बड़ा पुत्र है अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना भी कहा जाता है, यानी अकबर उसको खाने खाना के नाम से भी संबोधित करते थे। तो इन्होंने क्या किया? प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पराजित कर दिया। कहाँ? शेरपुर के युद्ध में। ये शेरपुर का युद्ध जो है वो कुंभलगढ़ के युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। फिर अगला युद्ध आता है दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध में क्या है? ये दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में, और इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। इसको भी किसने नाम दिया है? किसने ये संज्ञा दी है? कर्नल टोड ने। तो कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। और दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। प्रताप ने मुग़ल चौकीदार सुल्तान खान को इस युद्ध में मार गिराया। मुग़ल चौकीदार, जिसको मुग़ल सेना का चौकीदार निर्धारित किया गया था, उसको महाराणा प्रताप ने मार गिराया। और प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान जो है वो किसके द्वारा? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर ने भेजा था। तो जो प्रारंभिक हमने देखा, जलाल खान, मानसिंह, टोडरमल और भगवंत दास, इन 4 प्रतिनिधि मंडलों के असफल होने के बाद जो अंतिम एक सैनिक अभियान किया गया, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ। इन युद्धों के असफल होने के बाद, उन 4 प्रतिनिधि मंडलों के असफल होने के बाद अकबर ने जो अंतिम सैनिक अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा वो किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा। 1585 से 1615 तक, यानी लगभग 30 वर्षों तक चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाए रखा। किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने 1585 से 1615 तक क्या किया? मेवाड़ की राजधानी किसको बना करके रखा? चावंड को। और वैसे मेवाड़ की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। फिर चावंड शैली की शुरुआत निसारदीन ने की। चावंड शैली, चित्रशैली जो है, चावंड चित्रशैली के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे, राजस्थान की जो चित्रशैलियाँ उनके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ नाम आएगा चावंड चित्रशैली का। और उस चावंड चित्रशैली की शुरुआत किसने की? निसारदीन ने। प्रताप ने एक मंदिर बनवाया जो क्या था? चामुंडा माता का मंदिर था। कुछ और सामान्य सी बातें हैं। हेमरतन सूरी ने पद्मिनी चौपाई और गोरा बादल कथा लिखी। तो इन 2 रचनाओं को लिखने वाले, इन दोनों रचनाओं, इन कृतियों की रचना करने वाले कौन हैं? हेमरतन सूरी। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पीथल की रचना की। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पीथल की रचना की। हेमरतन सूरी ने पद्मिनी चौपाई और गोरा बादल कथा लिखी। और प्रताप के दरबार में महाराणा प्रताप जो है उनके दरबार में संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम क्या रखा गया था? चक्रपाणी। तो चक्रपाणी नाम के एक प्रसिद्ध कवि महाराणा प्रताप के दरबार में थे जिनका नाम था चक्रपाणी। चक्रपाणी ने किया क्या था? भूमिगत जल का ज्ञान कराने वाले हरवा का उल्लेख किया था, यानी भूमि में कहाँ जल की उपलब्धता अधिक है, कहाँ नहीं है, इस विषय में अवगत करवाने वाला जो एक यंत्र है जिसको क्या कहा गया? हरवा। उस हरवा का उल्लेख किसने किया? चक्रपाणी ने अपने ग्रंथ में किया है। और बांडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। तो ये थे महाराणा प्रताप, जिनके विषय में एक बार हम फिर से सरसरी नज़र से देख लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कितना क्या पढ़ा। तो देखिए, महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। 28 फरवरी 1572 से 19 जनवरी 1597 तक महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, आजाद पवार इनकी पत्नी, और छोटा भाई था इनका जगमाल।
भीलों के द्वारा महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे को भील जनजाति जो है वो कीका के नाम से संबोधित करती है। और उदय सिंह ने अपनी छोटी रानी भटियाणी के कहने पर महाराणा प्रताप को पदस्थ करके जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन इस चीज़ से उनके सरदार जो हैं या उनके जो समर्थक है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने 1572 में गोगुंदा की पहाड़ियों में क्या किया, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर के, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होने की बात से नाराज़ होकर के जगमाल जो है वो कहाँ चला गया, अकबर के पास। और अकबर के पास जाने से हुआ क्या, अकबर ने उसको जहाज़पुर जो है वो प्रदान कर दिया। किसको, जगमाल को, ताकि जगमाल जो है वो अकबर के अधीन रहे। उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे, जिनका क्रम है जय मा भाटो। यानी आप इस क्रम को जय मा भाटो इस रूप में याद रख सकते हैं। जलाल खान, मानसिंह, भारमल या भगवान दास और टोडरमल, इस 4 क्रम को आप इस रूप में याद रख सकते हैं। तो सबसे अंतिम, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे अंतिम में प्रतिनिधिमंडल किसके अध्यक्षता में भेजा गया। सबसे पहला प्रतिनिधिमंडल किसके अध्यक्षता में भेजा गया, तो जमा भाटो के नाम से आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। फिर आते हैं हम हल्दी घाटी के युद्ध की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों में लड़ा गया, जिसको कर्नल टोड ने राजस्थान की थर्मोपली कहा है। गोगुंदा का युद्ध जो है वो बदायूनी के साथ हुआ महाराणा प्रताप का, और खमनौर का युद्ध जो है वो अबुल फजल के साथ हुआ महाराणा प्रताप का। प्रताप के हाथों इसमें बहलोल खान मारा गया, जो मुगल सेना जिससे कमज़ोर पड़ गई। राम सिंह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया जब प्रताप घायलावस्था में पहुंचे, और प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु इस युद्ध में हुई, जिसकी समाधि कहाँ बनाई गई, बलीचा गाँव में। कोलियारी गाँव में प्रताप की सेना का उपचार हुआ। मुगलों के द्वारा मेवाड़ में 4 चौकियाँ स्थापित की गई, देवल, देबारी, देसुरी और दिवेर। चारों का नाम द से ही शुरू है, देवल, देबारी, देसुरी और दिवेर। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ के युद्ध में शाहबाज खान को कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। शेरपुर के युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह, शेरपुर के युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह को अकबर के पुत्र खाने खाना ने पराजित कर दिया। और दिवेर का युद्ध जो 1582 में लड़ा गया, जिसको मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है कर्नल टोड के द्वारा। तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। प्रताप ने मुगल चौकीदार सुल्तान खान को मार गिराया। प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो सैनिक अभियान था वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया। लगभग 30 वर्ष तक चावंड को मेवाड़ की राजधानी बना करके रखा महाराणा प्रताप ने। और चावंड चित्रशैली जो है उसकी शुरुआत निसार दीन ने की, यानी इसका प्रारंभ जो है वो निसार दीन के द्वारा किया गया। प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। हेमरतन सूरी ने पद्मिनी चौपाई और गोरा बादल कथा लिखी। कन्हैया राज सेठिया ने पाथल पीथल की रचना की। और चक्रपाणी नाम के एक कवि प्रताप के दरबार में थे, जिन्होंने हरवा नामक भूमिगत जल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले यंत्र का उल्लेख किया है। और बांडोली में प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। ये थे मेवाड़ के राजपूताने के एक वीर सपूत महाराणा प्रताप, जिनके विषय में हम समय समय पर पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं, और ये हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। इसलिए हमें इनके विषय में ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो बेशक कमेंट वगैरह कर सकते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और अगली क्लास में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।